हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीआईएसएस ओ लेवल F1R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और हमने टोपोलॉजी के बारे में समझ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में नेटवर्किंग डिवाइसेस की। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या हैं और उनका यूज़ क्या होता है। तो पहली चीज़, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं ये बेसिकली हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन ये ऐसा हार्डवेयर है जो कि नेटवर्किंग में यूज़ होता है। ठीक है, जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं, लैन मैन वैन या कोई भी नेटवर्क, तो उसमें हमारी ये डिवाइसेस यूज होती हैं। जरूरी नहीं कि सारी की सारी डिवाइसेस यूज हों, जितनी ज़रूरत होती है उतनी यूज की जाती हैं। ठीक है, अब इन डिवाइसेस का यूज क्या है वो हम अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दी गई है, नेटवर्किंग डिवाइसेस वे इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि वे आपस में डेटा शेयर कर सके तथा कम्युनिकेशन कर सकें। सीधी सी बात है कि हम नेटवर्क इसीलिए बनाते हैं ताकि हम डेटा शेयर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डिवाइसेस की लिस्ट दी गई है, इनको आगे एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी डिवाइस का क्या काम होता है। बात करें रिपीटर की, तो रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रिप्लिकेट करके आगे भेज देता है। और जो रिपीटर है वो OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। अब ये क्या है, तो देखिए OSI मॉडल को अभी हम जस्ट समझेंगे, पहले यहाँ पर रिपीटर को समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो रिपीटर का देखिए काम यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि सिग्नल को क्या करता है, ये रीजनरेट तथा रिप्लिकेट करके आगे भेज देता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए जब हमारा डेटा ट्रैवल करता है, डेटा का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं A पॉइंट से और B पॉइंट तक हमें डेटा भेजना है। तो अगर A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में दूरी ज़्यादा है तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा डेटा है, डेटा जो कि ट्रैवल होता है तो वो सिग्नल के फॉर्म में होता है। जब डेटा हमारा ट्रैवल होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, सिग्नल के फॉर्म में होता है। तो जब वो सिग्नल ट्रैवल करेगा तो सिग्नल ट्रैवल करते करते जैसे जैसे वो दूरी तय करेगा, सिग्नल वीक होता रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि कोई अनाउंसमेंट चल रही है, वहाँ पर कोई व्यक्ति माइक में बोल रहा है और स्पीकर और साउंड इस टाइप से लगे हुए हैं और एक पूरा मतलब इस तरीके से मीटिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक में बोल रहा है जो भी बंदा, तो यहाँ पर उसकी एक रेंज होगी, एक स्पीकर या साउंड की एक रेंज होगी। और जैसे जैसे वो सिग्नल यानी कि उस स्पीकर या साउंड से जो आवाज़ निकल रही है आउटपुट के रूप में बाहर, तो वो एक प्रकार का सिग्नल ही है, वेव है। ठीक है, तो वो वेव क्या होगी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहेगी वो धीमी होती जाएगी और एक टाइम बाद क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी, यानी कि उसके आगे सुनाई नहीं देगा। समझ में आ गई बात, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्पीकर यानी साउंड से आउटपुट आ रहा है, तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं वो सिग्नल वीक होता जा रहा है। इसी तरीके से जो हम इंटरनेट के जरिए डेटा शेयर करते हैं, तो वो जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं वो सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल होता है और ट्रैवलिंग के दौरान वो सिग्नल वीक होते हैं, तो बीच बीच में हमें रिपीटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो ये रिपीटर जो है वो ऐसे हम तो नहीं यूज़ करते, ये रिपीटर ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जियो, एयरटेल, वोडा, ये लोग अपने टावर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो रिपीटर का काम क्या हो गया, सिग्नल को रिसीव करना और उसे रीजनरेट और रिप्लिकेट करके आगे भेज देना, जिससे हमारा सिग्नल जो है वो वीक नहीं होगा। और यहाँ पर जो रिपीटर डिवाइस है, चूंकि ये हार्डवेयर है, तो ये OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। अब ये फिजिकल लेयर क्या है, OSI मॉडल क्या है, ये हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमने OSI मॉडल को O लेवल के चौथे पेपर में यानी कि M4R5 में डिटेल में समझा है। ठीक है, O लेवल का चौथा पेपर, उसमें OSI मॉडल डिटेल में समझा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो OSI मॉडल जो हमारा होता है, ठीक है, ये एक नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है कि नेटवर्क जो हमारा है वो कैसे काम करता है, वो ये लेयर बताती हैं। ठीक है, कैसे कैसे डेटा हमारे कंप्यूटर से निकलता है, यानी कंप्यूटर से सेंड किया जाता है, और किस तरीके से डेटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस के जरिए रिसीव किया जाता है, ये हमारा लेयर बताता है। ठीक है, अब ये लेयर क्या है, इसको बेसिकली OSI मॉडल भी बोलते हैं या 7 लेयर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें जो काउंटिंग है वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होती, जैसे आप नॉर्मली बोलेंगे ये पहली लेयर है, नहीं, लिखा इसको इसी तरीके से जाता है। पहले नंबर पर एप्लीकेशन लेयर लिखा जाता है, लेकिन काउंटिंग की बात करें तो लेयर 1 जो होती है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर क्या है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, 3, 4 ऐसे करके आप यहाँ तक आएंगे। ये आपकी एप्लीकेशन लेयर जो है ये 7 नंबर की लेयर है। लिखने का तरीका यही है और काउंट करने का तरीका नीचे से ऊपर है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कौन सी लेयर पर क्या काम होता है। तो वैसे तो हमने बताया डिटेल में, आप चौथे पेपर में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूज़र। यहाँ पर क्या है, यूज़र का मतलब क्या है, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करता है, तो वो हो गया यूज़र। तो यानी कि इसका सीधा मतलब है कि जो एप्लीकेशन लेयर है इसी पर यूज़र काम करता है। यूज़र यानी कि हम लोग अगर मेल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो वो हमारा जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो एप्लीकेशन लेयर पर हो रहा है। नाम से ही पता चलता है एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पर हम अपना काम करते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पर हमने मेल भेज दिया किसी को, ठीक है, हमने किसी को मेल भेजा, यानी मेल हमने सेंड किया, तो होता क्या है कि हमने मेल सेंड किया और दूसरे के सिस्टम में इंटरनेट की स्पीड जितनी फास्ट होगी उसी स्पीड से हमारा मेल जो है वो दूसरे के कंप्यूटर में पहुंच गया, लेकिन इस बीच में ये सारी प्रोसेस हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा है, यानी जो हमने मेल भेजा है, वो एप्लीकेशन लेयर पर हम काम कर रहे थे, वहां से हमने भेजा, फिर वो जो डेटा है वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास पहुंचा और प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, डेटा को इनक्रिप्ट किया, ठीक है, डेटा को क्या किया, इनक्रिप्शन उसकी की। सेशन लेयर में पहुंचा तो सेशन लेयर ने क्या किया, एक सेशन बनाया दूसरे कंप्यूटर के साथ, यानी जहां पर आप डेटा भेज रहे हैं उस कंप्यूटर के साथ एक सेशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और सेशन लेयर के बाद वो डेटा कहाँ पहुंचा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, डेटा को पैकेट में डिवाइड करना, ठीक है, या सेगमेंट में डिवाइड करना। अब डेटा को पैकेट में डिवाइड करना ये क्या होता है, तो ये अभी हम टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा जो हमारा होता है बेसिकली, जैसे हमने मेल में कुछ भी भेजा, जैसे हमने भेजा हेलो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने हेलो भेजा, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हेलो है ये एक क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक तरीके से टेक्स्ट है। ये क्या होगा आपको पता है, फाइनली एट द एंड ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद जब ये ट्रैवल होगा तो वो एक सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल होगा। और ट्रैवल का मतलब क्या है कि अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा भेजा है तो उसके कई सारे रूट हो सकते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पर एक टावर लगा है और बीच में कई सारे टावर और लगे होंगे, ऐसे ऐसे करके करके, और बहुत सारे टावर लगे होंगे, उससे डेटा पूरा ये जाएगा। तो डेटा बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज से जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो डेटा को पैकेट में डिवाइड करती है, ठीक है। डेटा क्या होगा, पैकेट में डिवाइड होगा, उसके अलग अलग पैकेट बनेंगे, और फिर नेटवर्क लेयर क्या करेगी, हर एक पैकेट का अपना उसका एड्रेस होगा, वो डिफाइन करेगी, और जिस कंप्यूटर तक डेस्टिनेशन, यानी कि हम ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में डेटा सेंड कर रहे हैं, तो बी क्या हो गया डेस्टिनेशन, ए क्या हो गया सोर्स, ठीक है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पर जब डेटा जाएगा तो यहाँ पर डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस वगैरह होगा वो यहाँ पर उसकी लेबलिंग की जाएगी, यानी कौन से एड्रेस पर डेटा पहुंचना है वो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। फिर डेटा लिंक लेयर जो है, यहाँ पर हमारी जो दूसरी लेयर होती है, आपको पता है ये पहली लेयर है तो ये दूसरी ही होगी, तो दूसरी लेयर पर क्या होगा, डेटा जो है वो फ्रेम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये डेटा क्या होगा, फ्रेम में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद फिजिकल लेयर से डेटा जो है वो हमारे कंप्यूटर से बाहर निकल जाएगा। फिजिकल लेयर जो है ये पूरा एग्जैक्टली हार्डवेयर को यहाँ पर दर्शाती है। फिजिकल लेयर यानी कि हार्डवेयर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से डेटा कुछ इस तरीके से फिजिकल लेयर यानी हार्डवेयर से बाहर निकल जाता है दूसरे कंप्यूटर में, और फिर उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में प्रोसेस अलग तरीके से होती है। कैसे, यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ ये मैं इसका स्क्रीनशॉट देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेंडर है और ये क्या है, रिसीवर है, मतलब ये दोनों अलग अलग कंप्यूटर हैं। तो सेंडर से जब डेटा सेंड हुआ तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पर डेटा के ही फॉर्म में था। प्रेजेंटेशन लेयर पे देखिए यहाँ पर एक पैकेट बढ़ गया, ठीक है। पैकेट का मतलब यहाँ पर डेटा इनक्रिप्ट हुआ, और इनक्रिप्शन की जो की वगैरह होगी वो यहाँ पर स्टोर होगी, ठीक है। फिर सेशन लेयर में क्या हुआ, सेशन एस्टेब्लिश हुआ दूसरे रिसीवर कंप्यूटर के साथ। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा पैकेट में डिवाइड हुआ। नेटवर्क लेयर में जो उसका आईपी एड्रेस है उसकी लेबलिंग की गई, और डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट किया गया, और फिजिकल लेयर से हमारा डेटा जो है वो दूसरे इस कंप्यूटर में पहुंचा नेटवर्क के जरिए ट्रैवल करते हुए, ठीक है। अब जब दूसरे कंप्यूटर में पहुंचेगा तो ध्यान देना, हमारे कंप्यूटर में जो डेटा सेंड हुआ था वो एप्लीकेशन लेयर से, यानी कि टॉप टू डाउन, इस तरीके से, यहाँ पर आप एरो देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर डेटा ये नीचे की तरफ आया था। लेकिन जब दूसरे के कंप्यूटर में पहुंचेगा यानी रिसीवर के पास, तो वो पहले डेटा फिजिकल लेयर के पास पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, फिजिकल लेयर के पास, और फिर ये बॉटम टू टॉप इस तरीके से डेटा ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पर, यानी कि जिस तरीके से मैसेज भेजा गया उस तरीके से हमें यहाँ पर डेटा मिलेगा, लेकिन इस प्रोसेस के साथ में। आई थिंक यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर हेलो मैसेज भेजा था, उस हेलो के साथ यहाँ पर बहुत सारी छेड़खानी हुई, और फाइनली जब पहुंचा हेलो तो यहाँ पर हेलो का हेलो ही हमारे पास पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर इसका काम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना होता है। तो जब हम डेटा सेंड करेंगे तो वो इनक्रिप्ट होगा, और जब यहाँ पर रिसीव होगा तो प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को डिक्रिप्ट कर देगी। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में पैकेट डिवाइड होते हैं, और जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर पैकेट वापस से एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक इसका अपोजिट होता है रिसीवर के साइड में। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये OSI मॉडल था आपका, इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं OSI मॉडल से, ठीक है।
चलिए, तो रिपीटर हो गया, और रिपीटर जो है OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि फिजिकल लेयर क्या है। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है और ये हार्डवेयर को दर्शाती है, और उसी लेयर पर रिपीटर काम करता है। ठीक है, अब बात करें हब की। हब जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। हब का उपयोग एक हब, स्विच, ब्रिज या राउटर को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर हब, स्विच और ब्रिज और राउटर ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस ही हैं। अगर इनको आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम हब का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हब को भी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे यूज होती है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में जो लाइट का बोर्ड होता है, ठीक है, मतलब स्विच होता है लाइट वाला, जहाँ पर आप मोबाइल वगैरह चार्जिंग पे लगाते हैं। तो सपोज करिए कि आपके घर में एक सॉकेट है, सिंगल सॉकेट है, ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल सॉकेट दिया गया है। आपको मान लीजिए 5 मोबाइल फ़ोन चार्ज करने हैं एक साथ। अगर 5 मोबाइल फ़ोन आपको चार्ज करने हैं, जबकि स्विच हमारे पास एक ही है, मतलब जो सॉकेट है वो क्या है, एक है, और 5 मोबाइल फ़ोन चार्ज करने, तो क्या सोल्यूशन है? तो सोल्यूशन सीधा है कि हम एक 5 स्विच वाला बोर्ड लें। हम क्या करेंगे, एक 5 स्विच वाला, इस तरीके से मान लेते 3 ही है, तो हम मान लेते 3 है तो 3 स्विच वाला एक बोर्ड इस तरीके से लेंगे। ठीक है, ध्यान देना। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बोर्ड को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस बोर्ड को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम आराम से 3 मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक था हमारे पास स्विच और हमने 3 बना लिए। यही काम क्या होता है, हब का होता है। ठीक है, हब बेसिकली ये नेटवर्किंग डिवाइस में यूज होती है। जैसे जो हमारा डेस्कटॉप मेन कंप्यूटर होता है, तो उस डेस्कटॉप कंप्यूटर में ईथरनेट पोर्ट जो होता है वो एक ही होता है, जिसको NIC भी बोलते हैं। NIC पोर्ट जो होता है वो एक होता है, मतलब और भी ज़्यादा हो सकते हैं, नॉर्मली हमें एक मिलता है। ठीक है, अब उस कंप्यूटर से मान लेते हैं हमें चलाने हैं 10 कंप्यूटर, तो 10 कंप्यूटर के लिए हमें 10 पोर्ट चाहिए। तो अब इसमें कंप्यूटर में तो एक ही होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हब कनेक्ट कर देंगे। हब का एक केबल लेके आएंगे, यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और हब में हमारे पास यहाँ पर 8 स्विच का, 10 स्विच का, 16 स्विच का जैसे आता है, इस तरीके से हब आते हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, अपने 8-10 जो भी कंप्यूटर होंगे वो हम जोड़ सकते हैं। तो ये हब क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और हब जो है ये OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और आजकल के जो एडवांस राउटर होते हैं, राउटर का मतलब अगर आपने ब्रॉडबैंड या वाईफाई कनेक्शन ले रखा है अपने घर में या ऑफिस कैंपस में कहीं पर भी है, तो वहाँ पर जो वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है उसमें राउटर लगा होता है। और जो राउटर है उसमें राउटर भी होता है, मॉडेम भी होता है, हब भी होता है। ठीक है, उसी में हब होता है। मतलब अगर आपको 3-4 पोर्ट मिल जाए, आप समझ लीजिए कि क्या है, वो हब है। ठीक है, और वो स्विच का भी काम करता है। तो ये कुल मिलाकर के डिवाइसेस हैं। फिर यहाँ पर स्विच की बात करें तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसेस तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इसे मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। यह OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ठीक है, अब स्विच का काम देखिए, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हब के जैसा ही लगभग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्विच आपका हो गया। फिर बात करें ब्रिज की, तो यहाँ पर ब्रिज जो है ये भी आपका नेटवर्क में यूज़ होता है। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग 2 लैन सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्रिज का उपयोग एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए भी किया जा सकता है। यह OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। राउटर की बात करें तो राउटर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली डिवाइस है। राउटर एक इंटर नेटवर्क डिवाइस है जो कि 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करती है। और राउटर डेटा पैकेट को भेजने से पहले रूट निर्धारित करता है। यानी कि राउटर का काम होता है कि डेटा को किस रूट से भेजना है, और सबसे छोटा रूट जो होता है डेटा पैकेट को भेजने का, वही इस्तेमाल करता है जिससे हमारा डेटा स्पीड से पहुंचता है जहां पर भी हमें भेजना है। और ये जो राउटर है ये OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटवे की बात करते हैं। तो गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है 2 अलग अलग टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे हमने अपना मान लेते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क बना रखा है, और उसी में हमें इंटरनेट यानी कि वैन भी चलाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें गेटवे की ज़रूरत होगी। और जो गेटवे होता है ये हार्डवेयर के रूप में भी होता है और सॉफ्टवेयर के रूप में भी होता है। ठीक है, और जो राउटर होते हैं एडवांस राउटर, उसमें सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल भी होता है। ठीक है, तो गेटवे बेसिकली हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो गेटवे का काम 2 अलग अलग टाइप के नेटवर्क को जोड़ना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर NIC की बात करें तो NIC बेसिकली लैन कार्ड इसको बोला जाता है। और ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी होता है और लैपटॉप में भी होता है। लैपटॉप में हमें एक पोर्ट मिलता है और डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी नॉर्मली एक मिलता है, लेकिन हम चाहें तो उसमें NIC कार्ड लगा करके पोर्ट बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो NIC बेसिकली एक हार्डवेयर है, मतलब एक तरीके से आप इसको हब कह सकते हैं। ठीक है,
हालांकि हब का काम बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये एनआईसी मतलब यहाँ पर ये पूरी तरीके से कंप्यूटर से मदरबोर्ड से जुड़ी होती है, जबकि हब का काम एक स्विच से 8 या 10 स्विच बनाना होता है। फिर यहाँ पर अगर मॉडम की बात करें तो मॉडम वैसे आजकल राउटर में ही इंस्टॉल होता है, यानी राउटर में ही होता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडम की ज़रूरत होती है। मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या है, तो आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर में डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो डेटा ट्रैवल होता है, यानी कि एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर डेटा जाएगा तो यहाँ पर डेटा ट्रैवलिंग के टाइम वो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल, क्योंकि ट्रैवल एनालॉग सिग्नल ही कर सकता है, वेव जो है वही ट्रैवल कर सकती है, तो एनालॉग सिग्नल ही केवल ट्रैवल कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मॉडम की ज़रूरत होगी ताकि वो हमारे डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, और जब दूसरे के कंप्यूटर में रिसीवर के पास जब डेटा पहुंचे तो वहाँ पर वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया भी गया है कि जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। और जब हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। बात समझ में आ गई? तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है ये आप समझ लें यहाँ से, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर मॉडम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो इंटरनेट का यूज़ है वो अलग अलग क्षेत्रों में कई मतलब विभागों में यूज़ किया जाता है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, मेडिसिन, शॉपिंग, ठीक है, मतलब बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट यूज़ होता है। ये तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पर नोट्स में हमने प्रोवाइड कर दिया है। फिर बात करें वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस वेब एड्रेस या डोमेन नेम किसी स्पेसिफिक फाइल या डायरेक्टरी या वेबसाइट के पेज का एक एड्रेस होता है। अब ये क्या है, तो देखिए जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो वो जो हम सर्च करते हैं उसके लिए कोई ना कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, आइडियो, वीडियो या जो भी हमें मिलता है वो कुल मिलाकर के किसी ना किसी वेबसाइट से मिलता है। तो वेबसाइट के बारे में तो अच्छे से हमें पता है, लेकिन वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसका आईपी एड्रेस होता है, यूआरएल क्या है ये थोड़ा सा हमें समझना है, ठीक है। तो अगर वेबसाइट के एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, और ये एड्रेस जिसको पता होगा वो हमारी वेबसाइट तक पहुँच सकता है, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है ये क्या है, पब्लिकली अलाउ है, मतलब पब्लिक के लिए अलाउ है, तो इसीलिए आप इस एड्रेस को टाइप करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिकली अलाउ है। बात समझ में आई? अब होता क्या है कि जैसे हर एक सिम कार्ड का अपना नंबर होता है, जैसे अगर आपको अपने फ्रेंड के पास कॉल करना है तो उसका नंबर होना चाहिए, और वो जो नंबर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है, तभी तो वहाँ पर कॉल जाएगी। इसी तरह से जो वेबसाइट का एड्रेस होता है ये भी यूनिक होता है। अगर यहाँ पर हमें upcss.youtube.com ये एड्रेस, इसको इसे डोमेन बोलते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। तो अगर ये डोमेन हमें मिल गया है तो ये डोमेन और किसी को पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। इसको मैनेज करने के लिए संस्था होती है जो कि ये देखती है कि ये डोमेन किसी दूसरे को ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एड्रेस है वो यूनिक है, और इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है, आईपी एड्रेस ही होता है, ठीक है। क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, जो कि हमने पढ़ा था कि हर एक कंप्यूटर, हर एक डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। इसी तरह से हर एक डोमेन का भी अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एड्रेस है ये क्या है, एड्रेस हमारी वेबसाइट तक पहुँचने का एक जरिया है, और इसको हम कहाँ टाइप करते हैं, यूआरएल में। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो ये होता है आपका यूआरएल। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, किया गया है आपका यूआरएल होता है, ठीक है, यूआरएल बॉक्स, जहाँ पर आप कुछ भी सर्च करते हैं वेबसाइट जो है वो टाइप करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये हो गया। आमतौर पर वेबसाइट का एड्रेस वेबसाइट के होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। जो वेबसाइट का पेज है, मतलब जो एड्रेस है वो होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस प्रोटोकॉल डोमेन नेम के साथ शुरू होता है और डोमेन टाइप के साथ फिनिश होता है, ठीक है। अब डोमेन नेम क्या है, टाइप क्या है, ये अभी हम जस्ट देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। थोड़ा सा बात करें तो देखिए यहाँ पर HTTPS ये क्या है, प्रोटोकॉल है। यहाँ पर बताया गया जो एड्रेस है वो प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है, ठीक है। www क्या है, यहाँ पर ये वेब के लिए होता है, और UPCSS यूट्यूब ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, डोमेन टाइप है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एड्रेस बनता है। इस एड्रेस में कई पार्ट होते हैं। नीचे बढ़े तो यहाँ यूआरएल की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया, यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल किसी वेबसाइट या वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या किसी पेज तक ले जाता है। यूआरएल इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। यूज़र इंटरनेट के वेब पेज को प्राप्त करने के लिए इस एड्रेस का उपयोग करता है। सीधी सी बात है कि जैसे अगर हमारी वेबसाइट में आपको नोट्स तक पहुँचना है तो कुछ इस टाइप से यूआरएल होगा। अब इस यूआरएल के पार्ट हैं, जैसे ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट को दर्शाता है कि हम वेब सर्विस एक्सेस कर रहे हैं, और डोमेन नेम ये हो गया, और यहाँ पर ये जो .com है ये डोमेन टाइप है, और
यहाँ पर जो notes.php है ये बेसिकली एक फाइल है, ठीक है। ये क्या है, एक वेब पेज है, बेसिकली वेब पेज, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें कुछ URL जो है, ये इनके एड्रेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस। अब ये क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट URL इसको कहें या फिर एब्सोल्यूट एड्रेस कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट URL में इंटरनेट पर फाइल को सर्च करने के लिए आवश्यक सभी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि एक पूरा कंप्लीट एड्रेस होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एड्रेस को इसको बोलेंगे जो एक पूरा कंप्लीट एड्रेस होता है, ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, फोल्डर नेम और फाइल का नाम सब होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब सीधा है, जो कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट। अब दूसरा होता है रिलेटिव एड्रेस। अब रिलेटिव एड्रेस क्या हो गया भाई, तो देखिए समझिए, रिलेटिव एड्रेस क्या हो गया। यहाँ पर रिलेटिव URL आमतौर पर केवल फोल्डर नेम और फाइल नेम या सिर्फ फाइल नेम होता है। मतलब कहने का मतलब है रिलेटिव एड्रेस कंप्लीट एड्रेस नहीं होता, ठीक है। रिलेटिव एड्रेस से हम कहीं भी पहुँच तो सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट एड्रेस नहीं होता। कैसे, समझिए। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लखीमपुर सिटी की बात करते हैं, लखीमपुर सिटी की बात करते हैं। तो लखीमपुर में एक चौराहा पड़ता है, मेला मैदान चौराहा, ठीक है। मेला मैदान चौराहा एक पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मेला मैदान चौराहे का एक एब्सोल्यूट एड्रेस निकालें, मेला मैदान चौराहे का एक एब्सोल्यूट एड्रेस निकालें, तो ये क्या निकलेगा, ये पूरा एग्जैक्टली निकलेगा मेला मैदान चौराहा लखीमपुर यूपी इंडिया और पिन कोड या ऐसे ऐसे करके ये पूरा एक एब्सोल्यूट एड्रेस निकलेगा। और इस एब्सोल्यूट एड्रेस के जरिए कोई भी पहुँच सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेला मैदान चौराहे पर कोई भी एब्सोल्यूट एड्रेस के जरिए पहुँच सकता है। लेकिन अगर इस मेला मैदान चौराहे के पास में एक पैलेस है, ठीक है, ABC नाम का पैलेस मान लेते हैं, तो ABC नाम का एक पैलेस है। तो सपोज करिए कि कोई व्यक्ति मेला मैदान चौराहे पर खड़ा हुआ है, ध्यान देना, मेला मैदान चौराहे पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर, और उसे जाना है ABC पैलेस के पास, ठीक है। तो ये ABC पैलेस और इसके बीच में दूरी मात्र 100 मीटर की है। कितनी है, 100 मीटर की है। अब यहाँ पर अगर आपको फ़ोन पे वो पूछे भाई कहाँ, मतलब कितनी दूरी है, कैसे आना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि वो मेला मैदान चौराहे पर है, तो ABC पैलेस का एड्रेस बताने के लिए आप यहाँ पर रिलेटिव एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे कि भाई 100 मीटर की दूरी पर आगे है, लेफ्ट या राइट में ऐसे करके बताएंगे, या नियर बाई करके बताएंगे। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम कंप्लीट एड्रेस नहीं बता रहे कि भाई अब देखिए कंप्लीट एड्रेस ABC पैलेस का क्या होगा, इसका भी कंप्लीट एड्रेस होगा ABC और नियर बाई मेला मैदान यूपी इंडिया ऐसे करके ना। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस हम नहीं बता रहे, रिलेटिव बता रहे हैं, जस्ट कि भाई आपके बगल में ही है, लेफ्ट में 100 मीटर चले जाइए आगे। तो ये हो गया रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका UPCI नाम का फोल्डर है और ये आपका JKF नाम का एक इमेज है। तो अब यहाँ पर अगर हम इस फोल्डर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इमेज फाइल है सेम लोकेशन पर है। इमेज फाइल क्या है, सेम लोकेशन पर है। तो अगर इस फोल्डर के नज़रिए से हम देखें तो इसके लिए क्या होगा, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस डायरेक्टली JKF होगा। इसको एक्सेस करने के लिए JKF डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर कोई और दूसरे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके एब्सोल्यूट एड्रेस की बात करें दोनों के, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस देखने के लिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाना है और डिटेल में आने के बाद यहाँ पर डिटेल में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोल्डर का पाथ, यानी ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेस है इस लोकल फाइल का, ठीक है। C ड्राइव में जाना है, यूजर में जाना है, जितेंद्र नाम के फोल्डर में जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है। तो ये क्या हो गया, इसका एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया, ठीक है, इस फाइल का। और इस फोल्डर का अगर देखें तो इस फोल्डर का भी वही सेम एड्रेस दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम लोकेशन पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में चलते हैं, सॉरी यहाँ पर जनरल में ही आना है, क्योंकि वो फाइल थी, ये फोल्डर है, थोड़ा सा ऑप्शन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन क्या देखिए, C यूजर जितेंद्र डेस्कटॉप, यानी सेम लोकेशन है, इसकी भी सेम लोकेशन है, इसकी भी सेम लोकेशन है, यानी कि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। और अगर यहाँ पर हम हैं तो इस फाइल को एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली हमें सिर्फ फाइल नेम की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। चलिए, इसको हमने डिटेल में इसलिए बताया ताकि आप कभी भी आगे फंसे ना, क्योंकि ये M2 और 5 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस कई बार यूज़ होंगे, ठीक है, और काफ़ी बच्चे उसमें कन्फ्यूज होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप बात करते हैं www की, ठीक है, काफ़ी सुन रखा है इसके बारे में आपने, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो पहली चीज़, जब हमारे दिमाग में www आता है तो हमें ऐसा लगता है इंटरनेट, ये क्या है, इंटरनेट है। बट एक्चुअली में ये इंटरनेट नहीं होता। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट हमारा एक नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के जरिए हम अपना डेटा शेयर करते हैं। तो इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है। अब सबसे बड़ा नेटवर्क है वो अलग बात है, ठीक है, इंटरनेट क्या है, एक सबसे बड़ा नेटवर्क है। लेकिन जो www है ये इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट पर यूज की जाने वाली एक सेवा है, सर्विस है, ठीक है, बात समझ में आई।
जिसके अंतर्गत सभी वेबसाइट, वेब पेजेस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क है, और www क्या है, ये हमारी एक वेब सर्विस है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसमें वेबसाइट और वेब पेज शामिल हैं, और इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर-ली ने सर्न जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया था। ठीक है, मतलब www का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर-ली ने। अब यहाँ पर समझिए, पहले क्या आया, इंटरनेट या www, तो पहले आया इंटरनेट, क्योंकि नेटवर्क होगा तभी तो उस पर हम कुछ एक्सेस कर पाएंगे। तो पहले क्या आया, इंटरनेट। आप इंटरनेट और www को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका एक रोड है, ठीक है, कोई भी एक रास्ता है, वो क्या है, आपका इंटरनेट है, पाथ। ठीक है, और इस रास्ते पर जो भी लोग चलते हैं पैदल या बाइक से या कार से, वो क्या हो गया, www, यानी वो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। समझ पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के इंटरनेट यानी कि एक रास्ते के जरिए हमारा वेब जो है वो एक्सेस होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यह मूल रूप से इंटरनेट सर्विस का एक सिस्टम है जो स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट यानी HTML को सपोर्ट करता है, मार्कअप लैंग्वेज को। तो इसमें डॉक्यूमेंट को एक मार्कअप लैंग्वेज में फॉर्मेट किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि जो हम इंटरनेट पर जो भी www यानी वेबसाइट वगैरह एक्सेस करते हैं, तो उस वेबसाइट को एक HTML फॉर्मेट में बनाया जाता है। मतलब उसकी जो फाइल होती है वो HTML होती है। और आपको पता ही है कि जो O लेवल का दूसरा पेपर है M2 R5, वहाँ पर तो HTML CSS यानी वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट है ही है। ठीक है, वहाँ पर तो इसे आप प्रैक्टिकली पढ़ने ही वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो वेबसाइट बनाई जाती हैं वो किस फॉर्मेट में होती है, मार्कअप लैंग्वेज में बनाई जाती हैं, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो फाइल को सपोर्ट करता है। www मूल रूप से दुनिया भर में वितरित लाखों सर्वर और एक लार्ज क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, तो बेसिकली क्लाइंट का मतलब हम लोग। ठीक है, अगर इंटरनेट में बात करें तो जो हमारा इंटरनेट होता है, मतलब जो जहाँ से हम वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सर्वर होता है। और जो लोग उसे चलाते हैं, एक्सेस करते हैं, जैसे आपने सर्च किया यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस, ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, क्लाइंट। और वो जो यूट्यूब का वीडियो है वो कहाँ रखा है, वो रखा है सर्वर के पास। ठीक है, तो वो हो गया सर्वर। तो यहाँ पर जो इंटरनेट है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्वर होता है और क्लाइंट होते हैं, बस यही होता है। तो इंटरनेट एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। सर्वर पर सारा डेटा स्टोर होता है और उसे क्लाइंट जो है वो नेटवर्क के जरिए एक्सेस करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बढ़ें तो बात करें www को हम W3 के नाम से भी जानते हैं। इसे W3 भी कह सकते हैं क्योंकि W जो है इसमें 3 बार आता है। ठीक है, या इसे वेब भी कहा जाता है। यह एक इन्फॉर्मेशनल स्पेस है क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही है, इंटरनेट पर सारी चीज़ें हैं। तो नॉर्मली हम बोल देते हैं इंटरनेट चला रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेट नहीं चला रहे होते, इंटरनेट के जरिए हम वेब एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड यानी कि URL के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है, जहाँ HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक क्या है, तो आपने राइटर और कैल्क में पढ़ा होगा, हाइपरलिंक हमने बताया था। हाइपरलिंक में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ में हम किसी दूसरे पेज का लिंक दे सकते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते ही हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर लिंक दिया गया होगा, जो भी इसमें जोड़ा गया होगा, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, यहाँ पर आपको वेबसाइट वगैरह में लिंक में मिलते हैं, तो वो एक्चुअली हाइपरलिंक होते हैं और उस टेक्स्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वेबसाइट या उस कंटेंट तक पहुँच सकते हैं। फिर वेब पेज की बात करें तो क्या होता है, वेब पेज कुछ नहीं, बस एक सिंपल पेज होता है जो कि HTML कोड करके बनाया गया होता है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। और जो वेब पेज होते हैं यही मिल करके एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट अगर है तो उसमें कई सारे वेब पेज हो सकते हैं, होते ही हैं, बहुत सारे वेब पेज से मिल करके एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, जैसे अगर हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसमें आपको होम मिलेगा, नोट्स मिलेगा, नोट्स में जाएंगे तो और अलग अलग कैटेगरी के नोट्स मिलेंगे। तो जो अलग अलग हैं ये क्या है, ये वेब पेज हैं और वेब पेज से मिल करके पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है। फिर डोमेन नेम की बात करें, डोमेन नेम क्या होता है, तो हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है। जैसे हमारा क्या है, UPCSS youtube.com। ठीक है, तो डोमेन नेम या उसको DNS सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। यह एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिससे हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट में आइडेंटिफाई करते हैं। अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन डोमेन नेम का उपयोग करते हैं जो याद रखना आसान होता है। ठीक है, प्रत्येक डोमेन नेम का एक आइडेंटिफायर यानी पहचानकर्ता के साथ समाप्त होता है, यानी डोमेन टाइप के साथ, जो आपको बताता है कि यह किस प्रकार की वेबसाइट है। तो डोमेन टाइप से हमें ये पता चलता है कि ये वेबसाइट किस टाइप की है। ठीक है, हालांकि ये एग्जैक्टली पहचान नहीं होती। जैसे अगर कोई .com लगा रहा है तो वो क्या होगा, कॉमर्शियल बिजनेस के लिए .com वेबसाइट ली जाती है, यानी .com होता है। EDU है, इसका मतलब वो एजुकेशनल वेबसाइट होगी। GOV है यानी वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी, यानी गवर्नमेंटेड वेबसाइट होगी। .net है तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, बाकी जरूरी नहीं कि हम देखिए .org भी आप चाहें तो .org पर भी कॉमर्शियल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये एक पहचान होती है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये यहाँ पर डोमेन टाइप है
और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट कैसी होगी। यहाँ पर अगर .gov की बात करें तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट जितनी भी होती है उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, डोमेन टाइप में। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना। फिर बात करें टाइप ऑफ वेबसाइट, तो वेबसाइट देखिए दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक। अब ये क्या है, तो जो वेबसाइट होती हैं वो किस टाइप से बनाई गई हैं, वो कैसे काम करती हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी बनाई गई है। जैसे स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर ये डेफिनेशन जो आप पढ़ लेना, बाकी हम शॉर्ट में आपको बताते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक से नाम से ही पता चलता है, स्टैटिक यानी कि फिक्स या फिर स्थायी, ठीक है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, उसमें डेटा जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, निश्चित होता है कि भाई इतना कंटेंट हमें रखना है तो बस इतना ही है। तो वो क्या हो गई, स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, जिसमें ना ही उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है और ना ही उसमें डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो वो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं और इन्हें बनाना काफ़ी आसान होता है, कम लागत में भी बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट बदलता रहता है यूज़र के हिसाब से, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो यूट्यूब जैसे अगर हम अभी अपने कंप्यूटर में यूट्यूब ओपन करें तो यूट्यूब के होम पेज पर जो भी वीडियो हमारे में सजेस्ट होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो आप में भी हों, ठीक है। आपके यूट्यूब, आप अपने कंप्यूटर में यूट्यूब ओपन करेंगे तो वहाँ पर कुछ दूसरे कंटेंट यानी दूसरे वीडियो हो सकते हैं या होते ही हैं, ठीक है। तो यानी अलग अलग यूज़र के लिए वेबसाइट सेम है, यूट्यूब सबके लिए सेम है, URL सेम है, लेकिन सब में क्या हो रहा है कि अलग अलग कंटेंट दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है, एक डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर डायनेमिक वेबसाइट का एग्जांपल ये हो गया। और स्टैटिक की बात करें तो जैसे न्यूज़ वगैरह हो गई, ठीक है। हालांकि न्यूज़ वाली वेबसाइट भी स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक ही होती है, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट बहुत रेयर केस में मिलती हैं। जैसे ब्लॉग वगैरह हो गया, तो ब्लॉग में क्या होता है कि भाई हमने किसी स्टोरी के ऊपर एक ब्लॉग लिख दिया तो वो क्या हो गया कि एक तरीके से स्टैटिक हो गया, उसमें हमें डायनेमिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायनेमिक यानी कि जो चेंजेबल हो, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट में यहाँ पर बताया गया, देखिए, जब कोई यूज़र किसी डायनेमिक वेबसाइट पर कोई पेज ओपन करता है तो पहले वह डायनेमिक कोड के थ्रू चेंज हो जाता है, लेकिन एंड में जो पेज ओपन होता है वो एक स्टैटिक वेब पेज ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो ओपन करते टाइम ही उसे डायनेमिक प्रोसेस जो करनी है वो कर लेगा, और फिर उसके बाद जो आपके सामने दिखाई देगा वो एक तरीके का स्टैटिक पेज ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें IP एड्रेस की, तो देखिए IP एड्रेस जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ से अगली वीडियो से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।